नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम दलित साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत दलित साहित्य के अध्ययन की समस्याएं इस इकाई की चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप दलित साहित्य के अध्ययन की मूलभूत समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। दलित साहित्य की पहचान के लिए वस्तुगत कसौटियों के निर्माण की आवश्यकता को महसूस कर सकेंगे। दलित विमर्श एवं अन्य अस्मिता मूलक विमर्शों के पारस्परिक संबंधों की आवश्यकता एवं वास्तविकता से परिचित हो सकेंगे। दलित साहित्य की स्त्री दृष्टि की समस्याओं और सीमाओं को जान सकेंगे और दलित साहित्य में अनुभूति एवं कथ्य के दोहराव की जो समस्या है, इस समस्या को भी आप समझ पाएंगे। दरअसल दलित साहित्य एक व्यापक दलित आंदोलन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। जब हम इसको व्यापक दलित आंदोलन कहते हैं, तब इसका मतलब दलितों का जो राजनीतिक आंदोलन है, जो सामाजिक आंदोलन है, जो सांस्कृतिक आंदोलन है, उसकी अभिव्यक्ति, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है, वो दलित साहित्य है। दलित आंदोलन जिन आदर्शों और लक्ष्यों को लेकर चला आ रहा है या चल रहा है, उन्हीं आदर्शों की अभिव्यक्ति और उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर सामाजिक चेतना को उन्मुख करना दलित साहित्य का उद्देश्य रहा है, जिसमें ये बहुत हद तक सफल भी रहा है। हिंदी के दलित साहित्य की एक बड़ी सफलता ये रही कि इसने हिंदी के समाज और साहित्य का एक नए ढंग के यथार्थ और अनुभव से परिचित करवाया। जिस कड़वे यथार्थ की केवल कल्पना की जा सकती है, उसके प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में दलित साहित्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। अन्य भारतीय भाषाओं के दलित साहित्य को अगर छोड़ भी दें, तो केवल हिंदी के दलित साहित्य की भी बात करें तो 1980 के बाद से लगातार इसने अपनी स्थिति मजबूत की। पिछले 35 वर्षों के दलित साहित्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसने अपने उदय और अपनी स्थापना के 2 चरण पूरे कर लिए। 2 चरण कौन से? जिसमें से पहला चरण जिसे माना जाता है कि आज का ये जो दलित साहित्य है, वो हिंदी साहित्य में कहीं भी हाशिए का साहित्य नहीं, इसका एक अच्छा खासा पाठक वर्ग है और इसके साहित्य की मांग है। मतलब हिंदी के दलित साहित्य के लिए अब पहचान का संकट नहीं है। पहचान के संकट का दौर खत्म हो चुका है कि लोग जानते नहीं, अब सब लोग जानते हैं कि ये दलित साहित्य है और ये लेखक हैं और इनकी स्थिति। तो कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या साहित्यिक आंदोलन अपने उभार और स्थापना के दौर में अतिशय उत्साही और कतिपय आक्रामक रहता है। तो ये उत्साह और आक्रामकता एक सहज स्वाभाविक है। पारंपरिक गढ़ों और मठों को तोड़कर इतिहास, वर्तमान और भविष्य में अपनी पहचान और जगह बनाने के लिए इस उत्साह और आक्रामकता का होना स्वाभाविक है और कई बार जायज भी है, ठीक लगता। लेकिन इतिहास हमें ये सीख देता है कि आंदोलन की वास्तविक सफलता महज उत्साह और आक्रामकता के कारण निश्चित नहीं हो सकती, उसे आप पा नहीं सकते, बल्कि उसके लिए गंभीर और सतत आत्मालोचन एवं मूलभूत प्रश्नों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती हमेशा। दलित आंदोलन और दलित साहित्य के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। दलित साहित्य अब अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुका है, लेकिन हिंदी के दलित साहित्य को लेकर अब भी बहुत सी उलझनें बनी हुई है, बहुत से प्रश्न अनुत्तरित है और पाठक असमंजस की स्थिति में है। उदाहरण के तौर पर पाठक के लिए यह तय कर पाना भी आसान नहीं है कि किस साहित्य को दलित साहित्य कहा जाए। ये एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न है कि कौन सा साहित्य दलित साहित्य। लेकिन दुर्भाग्य से अब तक इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, या कहना चाहिए कि एक सर्वसम्मत उत्तर आज भी हमें प्राप्त नहीं। ऐसे और भी कई प्रश्न हैं और मुद्दे हैं जिन पर दलित विमर्शकारों और साहित्यकारों की चुप्पी दिखाई देती है या कई बार अस्पष्टता दिखाई देती है, और इस चुप्पी और अस्पष्टता से भी दलित साहित्य के अध्ययन की कई समस्याएं आती है। इन पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। दलित साहित्य के अध्ययन की सबसे जो प्राथमिक समस्या है, पहली समस्या है, आधारभूत समस्या, वो ये कि दलित साहित्य की पहचान कैसे करें। कैसे समझा जाए कि अमुक साहित्य दलित साहित्य अथवा नहीं। सहज और स्वाभाविक तौर पर यह कहा जा सकता है कि रचना के पाठ के आधार पर उसके पात्र, उसके परिवेश, घटनाएं, प्रसंग और रचनाकार की विचारधारात्मक अवस्थिति, इनका विश्लेषण करें और इन विश्लेषणों के आधार पर रचना के दलित साहित्य होने या न होने का निर्णय किया जा सकता है। बड़ा सामान्य सा अर्थ है, लेकिन ये बात इतनी सामान्य, सहज और स्वाभाविक नहीं रहेगी।
प्राय दलित विमर्शकारों का और दलित साहित्य के जो आंदोलनकारी लोग हैं उनका मानना है कि दलित साहित्य वही हो सकता है जिसका लेखक स्वयं दलित हो। जैसे प्रसिद्ध दलित साहित्यकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जिसमें ऑफ कोटेड है, सब लोग उन्हें उद्धृत करते हैं कि दलित लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दलितों की पीड़ा दलित ही समझ सकता है और वही इस पीड़ा का प्रामाणिक प्रवक्ता भी है। एक अन्य दलित चिंतक हैं कमल भारती, उनका मानना है कि दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन संघर्षों में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। अब इसका मतलब ये हुआ, किसी रचना के दलित साहित्य होने की जो प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कसौटी वो क्या है कि लेखक दलित होना चाहिए। अब ये कसौटी बहुत सारे प्रश्न पैदा करती है और कई भ्रम की स्थिति आती है, और भ्रमिकता इस बात में है कि आप या तो रचना को बिना पढ़े ही उसे दलित साहित्य मान लेंगे, या यदि आपको पता हो कि उसका लेखक दलित है, या पूरी रचना को बौद्धिक ईमानदारी के साथ पढ़कर ये नहीं तय कर पाएंगे कि वे दलित साहित्य है अथवा नहीं, क्योंकि आपको उस लेखक की जाति का पता नहीं। अब पहले आप लेखक की जाति का पता करो, फिर ये देखो कि ये दलित साहित्य है कि नहीं। दलित साहित्य के जो अध्येता जो हैं उनके सामने बड़ी उलझन है। सवाल यह है कि साहित्य के किसी भी प्रकार के कोटि निर्धारण की कसौटी स्वयं साहित्य होना चाहिए या फिर साहित्यकार और उसकी जाति। अब ये एक बड़ा सौंदर्य शास्त्रीय प्रश्न है और सिर्फ दलित साहित्य पर ही लागू नहीं आता, सभी साहित्य पर लागू होता है। और नई समीक्षा और आधुनिक जो चिंतक हैं वो तो इस पर बहुत गंभीरता से बात करते हैं कि हमें साहित्यकार से कोई मतलब नहीं, हमें रचना जो कहती है हम उस पर जाते हैं। तो अगर ये प्रश्न आप यहाँ लाएंगे तो आपकी जो कसौटी है उसमें दिक्कत आएगी। फिर दलित साहित्यकार जो होते हैं वो अनुभूति की जो प्रामाणिकता है उस पर बल देते हैं। ये ठीक बात है, क्योंकि अनुभूति की प्रामाणिकता तो होनी चाहिए, और अगर लेखक को उन चीज़ों की अनुभूति नहीं है तो रचना सतही होगी, और अगर अनुभूति प्रामाणिक है तो रचना भी उतनी सशक्त होगी और विश्वसनीय होगी। इसलिए अनुभूति की प्रामाणिकता के कारण कोई दिक्कत नहीं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब दलित साहित्यकार ये कहते हैं कि अनुभूति की प्रामाणिकता की पहली और आखिरी शर्त है स्वानुभूति। मतलब कि दलित समाज के बारे में लेखक की अनुभूति प्रामाणिक है अथवा नहीं, इसका निर्णय केवल इस आधार पर होगा कि लेखक स्वयं दलित है अथवा नहीं। ये एक किस्म का अतिवाद है और कुछ आलोचक इससे सहमत नहीं। इस तर्क से तो कोई भी रचनाकार केवल और केवल अपने बारे में ही लिख सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, घटना और प्रसंग पर जो लिखा हुआ जो साहित्य है वो हमेशा ही संदिग्ध माना जाएगा, और इस तरह साहित्य की केवल एक ही प्रामाणिक विधा बच सकती है, वो आत्मकथा। दलित साहित्य में आत्मकथा और आत्मकथात्मकता पर जो जोर है वो अकारण नहीं है, और जाहिर है कि साहित्यकार सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखता, वो सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बारे में भी लिखता, देश दुनिया के बारे में भी लिखता। प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के बारे में भी लिखा, अंग्रेज भी उसके अंदर पात्र आए, जेल का प्रकरण आया, सब चीज़ों का वर्णन सारे लेखक करते हैं। तो अगर हम ये माने कि सिर्फ आप अपने बारे में लिखिए तो यहाँ पर कई दूसरे प्रश्न, अतिवादी प्रश्न आते हैं। और ये जो स्वानुभूति का तर्क है इसके कई और अतिवादी प्रकरण हैं। यदि दलित समाज के बारे में गैर दलित लेखक की अनुभूति को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, तो गैर दलित समाज के बारे में दलित लेखकों की अनुभूति को प्रामाणिक कैसे माना जाएगा? उसका क्या तर्क होएगा? आप दूसरों को कैसे कह सकते हो? जो दलित नहीं है उस वर्ग के बारे में आप जो भी टिप्पणी करते हो वो टिप्पणी कैसे प्रामाणिक है, क्योंकि आप तो सिर्फ दलितों के बारे में कह सकते हो। इसी तरह देश, दुनिया, समाज के अन्य मुद्दों पर दलित लेखकों द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो दलित साहित्य कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, या दलित साहित्यकार सिर्फ दलित जीवन पर, अपने जीवन के बारे में लिखेंगे, सारी दुनिया के बारे में नहीं लिखेंगे। इस तरह के एक सवाल के भीतर से कई सवाल हो सकते हैं और जिनका अभी तक कोई संतोषजनक जवाब स्वानुभूति के तर्क के आधार पर मिलना मुश्किल है। दलित साहित्यकारों के लिए ये आवश्यक है कि कोरे अस्मिता विमर्श से थोड़ा आगे निकलकर दलित साहित्य के साहित्यिक प्रतिमानों
और सिद्धांतों के निर्माण की तरफ भी उन्हें बढ़ना चाहिए। जब तक वो सिद्धांत निर्मित नहीं हो जाते, मापदंड निर्मित नहीं हो जाते जिन आधार पर इस साहित्य की पहचान हो सके, तब तक ये विवाद दूर होना मुश्किल है। ये जो दलित साहित्य है, इसका जो घोषित लक्ष्य दलित मुक्ति, दलितों को सामाजिक उत्पीड़न और जातिवादी शोषण के चक्र से मुक्त करना दलित साहित्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो ये जरूरी सबसे बड़ी चीज। लेकिन दलित मुक्ति का लक्ष्य एकाकी रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। दलित मुक्ति जातिवाद की मुक्ति से ही संभव है। जातिवाद से मुक्त हुए बिना दलित मुक्ति का जो स्वप्न है वो एक भ्रम है और उसका यथार्थ एक मरीचिका। हिंदी के दलित साहित्य को इस दृष्टि से भी पढ़े समझे जाने की जरूरत है कि इसमें दलित मुक्ति के सवाल को व्यापक तौर पर जाति मुक्ति के सवाल के रूप में कितना उठाया गया। भारत में खास तौर से हिंदी प्रदेश में दलित मुक्ति का आंदोलन साहित्य और राजनीति में लगभग साथ साथ प्रारंभ और विकसित हुआ। दोनों ही मोर्चों पर दलित मुक्ति के प्रेरणा पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रहे। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बड़ा विजन था। उनके लिए दलित मुक्ति जाति मुक्ति के व्यापक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। क्या आज के दलित आंदोलन के बारे में यही बात विश्वास के साथ कहा जा सकती? दलित राजनीति की एक अलग स्थिति है और ये पूरी तरह से कई बार लगता है कि ये एक समझौता परस्त स्थिति है और जिसका नेतृत्व सुविधाभोगी संपन्न दलित भद्र वर्ग के हाथ में है और इसका वास्तविक दलित समाज की पीड़ा और मुक्ति से कितना संबंध है कितना नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि इनका लक्ष्य है सत्ता और शासन में दलित भद्र वर्ग की भागीदारी और इस भागीदारी को किसी भी कीमत पर बचाए रखना। हिंदी में दलित साहित्यकार भी दलित राजनीति की इस परिणति से कई बार असंतुष्ट दिखते हैं। तब सवाल यह है कि क्या दलित साहित्य दलित मुक्ति के घेरे को व्यापक करके जाति विहीन समाज के निर्माण का विश्लेषण विवेचन करेंगे, कोई कोशिश प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? इस दृष्टि से भी दलित साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए कि कितना वो जाति व्यवस्था को समाप्त कर रहा है और कितना उसको बढ़ावा दे रहा है या यथा स्थितिवादी है। दलित साहित्य की जो सबसे बड़ी जो सकारात्मक भूमिका है और जो कार्य दलित साहित्य ने किया है वो है दलित समाज की जो मुक्ति की चेतना है, उस मुक्ति की चेतना से दलित समाज को लेस करना। उस रचनाओं को पढ़ करके जो दलित समाज है वो मुक्ति की चेतना से लेस हो जाता है, समर्थ हो जाता है और उनके मन में ये मुक्ति की भावना आती है। जातिवाद के ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देने और उसके विरुद्ध दलित समाज में प्रतिरोध की संस्कृति को विकसित करने में दलित साहित्य ने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत प्रतिरोध है, लेकिन जातिवाद के ब्राह्मणवादी वर्चस्व के प्रति दलित समाज के प्रतिवाद को जातिवाद मात्र के प्रति प्रतिरोध में बदलने का कोई प्रयास दलित साहित्यकारों द्वारा किया गया हो, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं पड़ता। कम से कम रचनाओं में दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ वहीं तक दिखाई पड़ता है और इसे कह सकते हैं कि ये दलित साहित्य की एक सीमा है और संभव है कि इतिहास के अगले दौर में इस सीमा से दलित साहित्य मुक्त हो सके। दलित साहित्य में जो प्रतिरोध का स्वर है वे कई बार प्रतिशोध के स्वर में बदल जाता है और ये प्रतिरोध और प्रतिशोध में ये ध्वनि स्वाम्य तो है, प्रति दोनों में ध भी है, दोनों में स और र का फर्क है, ये ध्वनि स्वाम्य है, लेकिन इसका अर्थ और प्रभाव लगभग विपरीत है। जब आप प्रतिरोध करते हैं तो ये एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने गलत किया और उस गलत को हम दूर करते हैं तो ये एक व्यक्ति और समाज को सामाजिक उत्थान के रास्ते पर आगे बढ़ाता है और उसे प्रगतिकामी बनाता है। लेकिन जब आप प्रतिशोध का स्वभाव रखते हैं तो ये प्रतिशोध जो है प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी है, क्योंकि प्रतिशोध पतन का रास्ता, वहीं जाते हो जहां से आप चले हो। और ये कई बार दलित साहित्य में दिखाई देता है कि हिंदी का जो दलित साहित्य है उसमें कई बार प्रतिशोध की मुद्रा दिखाई देती है। तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा दलितों के उत्पीड़न का बदला दलित साहित्यकारों ने शोषण और उत्पीड़न के चक्र को उलट कर लेने का मन बनाया। परिणाम स्वरूप दलित साहित्य के गर्भ में कुछ ऐसी रचनाएं पैदा हुई जिनमें दलित जाति के पुरुष पात्र ऊंची जाति के स्त्री पात्रों के साथ वही सब कुछ करना करता है जो ऊंची जाति का दबंग पुरुष दलित महिलाओं के साथ करता रहा है। ये जो भावना है
आप भी उन्हीं के अंदर रूपांतरित हो जाते हो। न चाहते हुए भी आपका आदर्श आपका शत्रु हो जाता है और आपका रूप वैसा ही बन जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ग्रहण, सूरजपाल चौहान की चेता का उपकार और चंद्रभान प्रसाद की चमरिया मैया का साप, ऐसी ही कहानियां। आश्चर्यजनक है कि दलित पुरुष पात्रों द्वारा इस प्रकार की जो ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है, इसको अंजाम देकर दलित साहित्यकारों को एक विशेष प्रकार का संतोष मिलता है। दलित साहित्य के किसी भी संवेदनशील पाठक को ये सवाल जरूर परेशान करेगा कि जातिवाद से मुक्ति का ये कौन सा उत्तर आधुनिक नुस्खा है। इससे जातिवाद समाप्त नहीं होगा और इससे ये जो उत्पीड़न है वो उत्पीड़न भी समाप्त नहीं होएगा, बल्कि उसका एक रूप दूसरे तरह से रहेगा। तो दलित साहित्य का अध्ययन करते हुए इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है या जाना चाहिए कि समग्र जाति व्यवस्था के बारे में दलित लेखकों और चिंतकों के विचार क्या है। जाति व्यवस्था में जातियों की कई श्रेणियां और सोपान हैं। तथाकथित ऊंची जातियों और दलितों के बीच मध्यवर्ती जातियां भी है, जो दलितों के संदर्भ में कई बार शोषक जाति के रूप में दिखाई पड़ती है, लेकिन अपने से ऊंची जातियों के संदर्भ में स्वयं जातिवादी शोषण की शिकार भी है। इसके अलावा दलित जातियों में भी जातिवादी श्रेणियां मौजूद है। परस्पर रोटी बेटी का व्यवहार वहां भी उतनी ही कड़ाई से निषिद्ध है। जातिवाद से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर दलित साहित्यकार मौन की मुद्रा में है, लेखन नहीं आता, चुप रहते हैं। वहाँ मुखरता है तो केवल गैर दलित जातियों द्वारा दलितों के उत्पीड़न पर। इस विषय पर बहुत दबंगई से, बहुत तर्क के साथ में वो बात की जाती है। कई बड़े दलित चिंतकों को तो जातियों के अस्तित्व से कोई खास परेशानी ही नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर का मानना है कि जातियों के बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है यदि उनमें जातीय विद्वेष न हो। अब ये जाति हो और जातीय विद्वेष न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप में जाति भावना रहेगी तो जातीय श्रेष्ठता की भावना रहेगी, जातीय श्रेष्ठता की भावना रहेगी तो दूसरी जाति के उत्पीड़न की भावना भी रहेगी। तो ये कोई एक विचित्र सी चीज नहीं है। इसलिए जाति व्यवस्था का जो बुनियाद है वो जातिवादी भेदभाव है, और ऐसे में विद्वेष रहित जो जाति व्यवस्था है वो तो कभी हो ही नहीं सकती। ये अपरिपक्व चिंतन की निशानी है। और इसी तरह जाति मुक्त हुए बिना दलित मुक्ति की बात भी कई बार आधारहीन फैंटेसी की तरह लगती है, और इसके दूसरे नुकसान इस साहित्य को मिलते हैं। ये विडंबना है कि भारत के अधिकांश जाति मुक्ति आंदोलन अंततः जातिवादी वर्चस्व में आंशिक फेर बदल करके ही संतुष्ट हो गए या जाति व्यवस्था द्वारा समय योजित कर लिए गए। पुराने जमाने में भी ये था कि जिसने बहुत जातिवादी जातियां तोड़ी उनकी खुद की एक जाति होगी, और या उनकी जाति को थोड़ा ऊपर स्थान बना दिया। और कहीं दलित मुक्ति का जो आंदोलन है और दलित साहित्य भी जो है वो इसका अपवाद अभी तक नहीं बना। इसलिए जब तक जाति प्रथा, जातिवाद, इसका खंडन नहीं होता, किसी में भी कोई भी जातिवाद हो, तब तक आप उस साहित्य का सृजन नहीं कर सकते जो मानव मुक्ति का साहित्य है। इसलिए दलित साहित्य सिर्फ दलित मुक्ति का साहित्य न होकर मानव मुक्ति का साहित्य बने, और संपूर्ण देश की जो जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था को खंडन करने की दिशा में बढ़े। इस तरफ अभी तक कोई ठोस उदाहरण रचनाओं द्वारा नहीं मिला। दलित साहित्य का जो स्त्री पक्ष है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि किसी भी समाज और साहित्य में की जो जनतांत्रिकता की परखने की जो कसौटी है उसमें यह है कि उसमें स्त्रियों की भागीदारी कितनी है, कितने लोग उपस्थित हैं। दलित साहित्य के उभार ने हिंदी साहित्य के जनतंत्र को निश्चित रूप से मजबूत और व्यापक बनाया, लेकिन दलित साहित्य ने स्वयं अपने भीतर जनतंत्र को कितनी जगह दी है इसे भी देखने की जरूरत है। दलित साहित्य का जो स्त्री पक्ष है, इसके विश्लेषण के माध्यम से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दलित साहित्यकारों का स्त्रियों के प्रति जो नजरिया है वो कई बार बड़ा आपत्तिजनक लगता है। कुछ लोग उसकी बड़ी आलोचना करते हैं। कई बार ये जो पूरा दलित साहित्य है वो स्त्री प्रश्नों पर मौन हो जाता, या जब कभी कोई मुखर बोलता है तो विरोध बोलता। जो बड़े भारी दलित चिंतक माने जाते हैं डॉक्टर धर्मवीर, उन्होंने तो जैसे पूरा मोर्चा ही स्त्री विरोध का ही खोल रखा। दलित समाज के उत्पीड़ित होते रहने का भी पूरा जिम्मा वे दलित स्त्रियों के मत्थे डाल देते हैं। दलित स्त्रियों की स्वतंत्रता के सख्त विरोधी हैं धर्मवीर। उनका यह मानना है कि दलित स्त्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। दलित एक जाति के रूप में अब तक इस काम में चूकते रहे हैं,
इसी से इनकी औरतें स्वतंत्र होने के बजाय उच्छृंखल हो जाती हैं, वे पर पुरुषों के साथ व्यभिचार कर बैठती हैं। एक अन्य दलित चिंतक है डॉक्टर एन सिंह, वो भी इसी तरह की बात कहते हैं। वो कहते हैं महिला दलित वर्ग की हो या चाहे किसी अन्य वर्ग की हो, नियंत्रण के अभाव में उच्छृंखल हो सकती है। अब वो तुलसीदास की वाक्य याद आता है, ज्यों स्वतंत्र हुई बिगड़ी नारी, तो नारी बिगड़ जाती। स्त्री की स्वतंत्रता का ऐसा घोर विरोध और उस पर नियंत्रण की ऐसी बलवती चाह पितृसत्ता की चरम स्थिति है, और स्त्री चिंतन और लेखन यहाँ पर भी विरोध करता है। भारत के जातिवादी जो समाज है उसमें ऊंची जाति के जो दबंग पुरुष है वो दलित महिलाओं का प्राय यौन शोषण करते हैं। महिलाएं यौन शोषण की शिकार होती रहती है और ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। लेकिन ये दुखद और आश्चर्यजनक है कि डॉक्टर धर्मवीर जैसे दलित चिंतक इस यौन शोषण में दलित महिलाओं की स्वेच्छा और बराबर की भागीदारी का सिद्धांत उन्होंने रच दिया। इस मनगढ़ंत सिद्धांत के आधार पर डॉक्टर धर्मवीर प्रेमचंद की कहानी कफन की बुधिया के गर्भ में ठाकुर के बच्चे को स्थापित करके चरित्रहीन बुधिया के प्रति घीसू माधव की बेरुखी का जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि ये बच्चा ही ठाकुर का। अब ये कुछ बहुत ज़्यादा ज्यादती है किसी रचना के साथ और उनके अभिव्यक्ति के साथ। भले ही आप कफन में 10 कमियां हों, लेकिन ये प्रश्न तो नया ही है। अब सवाल उठा कि यदि घीसू माधव को इतने अमानवीय रूप में चित्रित करने के आरोप में प्रेमचंद को अगर दलित विरोधी माना जा सकता है, तो बुधिया और तमाम दलित महिलाओं को जार कर्म के अपराध में स्वेच्छा से संलिप्त मानने वाले डॉक्टर धर्मवीर के लिए कौन सा विशेषण चुना जाना चाहिए? ये जार कर्म, इनके भी बारे में भी वो लिखते हैं। तो स्त्री प्रश्नों पर दलित साहित्यकारों के इसी रवैये के परिणाम स्वरूप अब दलित स्त्री विमर्श भी सामने आया। दलित स्त्रियों को भी अब इस बात का एहसास हुआ कि दलित विमर्श दलित स्त्रियों की मुक्ति के सवाल पर कहीं न कहीं पुरुषवाद का शिकार। इसलिए दलित स्त्रियों ने अपने दलित और स्त्री होने की दोहरी पीड़ा को अपनी रचनाओं और आत्मकथाओं में अभिव्यक्त किया। कौशल्या बेसंतरी की आत्मकथा दोहरा अभिशाप और सुशीला टाकबोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द इसका उदाहरण है। और इसीलिए और भी लेखिकाएं हैं जो लेखिकाएं इस अर्थ में अपना अलग वक्तव्य देती है। दलित विमर्श और दलित साहित्य के लिए ये और अच्छी बात होती अगर वे दलित स्त्री के स्वर को भी अपने में समेट लेता, लेकिन दलित साहित्यकारों का रुख इसके ठीक विपरीत है। दलित स्त्रियों के हक के सवाल को उठाना उन्हें विरोधियों का षड्यंत्र मालूम होता है। दलित साहित्यकार डॉक्टर विमल कीर्ति तो ऐसा ही मानते हैं कि जो लोग दलित मुक्ति आंदोलन के विरोधी हैं वे लोग जानबूझकर दलित आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। हिंदी के दलित साहित्य का अध्ययन करते हुए ये सवाल अक्सर परेशान करता है कि जो दलित साहित्य शोषण के एक तंत्र ब्राह्मणवाद का इतना सख्त विरोधी है, वही शोषण के दूसरे तंत्र पितृसत्ता का इतना हिमायती क्यों? क्योंकि इस समय साहित्यिक चिंतन में ये जो पितृसत्ता का जो प्रश्न है, वो पितृसत्ता का प्रश्न भी बड़ा भारी प्रश्न है और इससे दलित साहित्य एकदम किनारा किया हुआ। उत्तर आधुनिकता में एक बड़ी देन ये रही कि इसमें विभिन्न उत्पीड़ित अस्मिताओं को अपनी मुक्ति का विमर्श छेड़ने की चेतना पैदा की। जब सारा समाज शांति और व्यवस्था में है, तब समाज के जो उत्पीड़ित वर्ग है उनकी आवाज इस समय आती है कि हमारे हिस्से में क्या, हमारी चिंता कौन करेगा। और ये एक बड़ी सीमा रही क्योंकि ये भ्रम पैदा किया कि विभिन्न अस्मिताओं की अलग अलग मुक्ति संभव है। आप अपनी मुक्ति करो, स्त्री अपनी मुक्ति करेंगी, दलित अपनी मुक्ति करेंगे, आदिवासी अपनी मुक्ति करेंगे। तो ये समझना कि किसी भी उत्पीड़ित समुदाय की मुक्ति एकाकीपन में ही संभव है, ये एक प्रकार की मिथ्या चेतना है। और दलित विमर्श और साहित्य भी कई बार ऐसा लगता है कि इस मिथ्या चेतना के शिकार हैं। स्वयं दलित अकेले अकेले मुक्त कभी नहीं हो सकते और स्वयं उनके द्वारा भी कभी नहीं हो सकते। सिर्फ एक ऐसी चेतना विकसित हो सकती है जिसमें समाज का जो एक हिस्सा, जो चाहे सवर्ण हो चाहे दलित हो, और उनके बीच में एक कोई समझ विकसित हो और एक मानवीय धरातल पर उनके बीच में विचार विमर्श की चर्चा शुरू हो, तब जाकर के इनकी मुक्ति हो सकती है। और इसीलिए इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि मुक्ति का कोई भी आंदोलन अन्य अस्मिताओं की मुक्ति के आंदोलन के प्रति सहयोग और साहचर्य का भाव रखे बिना सफल नहीं हो सकता। दलित, स्त्री, आदिवासी
और दलित स्त्री अस्मिताओं को की मुक्ति एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखकर या अलग थलग रहकर कदापि संभव नहीं। दलित साहित्य और पूरे दलित विमर्श में इस प्रकार के सहयोग और संपूर्ण सामाजिक मुक्ति के लिए कोई गंभीर प्रयास किया गया हो, ऐसा रचना के स्तर पर दिखाई नहीं देता। तो एक उत्पीड़ित समाज दूसरे उत्पीड़ित समाज के बारे में क्या सोचता है, ये कहीं लेखन में, चिंतन में, विचार में आता नहीं, और इसीलिए कई बार ये समझ में नहीं आता कि आप सिर्फ अपनी अपनी बात करते हो। आपके साहित्य से संपूर्ण समाज की चिंता का प्रश्न आता ही नहीं। तो ये एक प्रश्न है जो दलित साहित्य के बारे में विचारक पूछते हैं। दलित विमर्श अपने आक्रामक तेवर के कारण किसी को भी साथ लेकर चलने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है हमको किसी की जरूरत नहीं, और विशेष रूप से सवर्णों की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं, भले ही वो हमारे पक्ष में बोल रहे हो। और हमारे पक्ष में अगर वो बोलते भी हैं तो अपनी जो नैतिकता से पीड़ित होकर के स्वयं बोल रहे हैं, हमारा कोई भला उनसे होने वाला नहीं। और स्त्री मुक्ति के भी संदर्भ में भी दलित साहित्यकारों, चिंतकों के विचार इसी तरह के हैं। आदिवासी समुदाय की मुक्ति या उनकी जो सामाजिक पहचान को लेकर कोई चिंता शायद ही कभी किसी दलित चिंतक ने व्यक्त की हो। इसके अलावा दलित मुक्ति जैसे व्यापक जाति मुक्ति अभियान का हिस्सा होना चाहिए, उसके प्रति भी दलित विचारकों का रुख है वो स्पष्ट नहीं है। जाति मुक्ति की चिंता वहाँ है ही नहीं। ऐसे में केवल दलित मुक्ति का ढोल पीटने से कोई सार्थक परिणाम निकलने की जो उम्मीद है वो उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ लोगों का, आलोचकों का विचार है कि दलित विमर्श और साहित्य जिस रास्ते पर चल रहा है उससे दलितों की भी वास्तविक मुक्ति संभव नहीं है। संपूर्ण सामाजिक मुक्ति का प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। अब अगर आप देखें दलित साहित्य को, दलित साहित्य की शुरुआत को देखें तो इसकी शुरुआत बहुत क्रांतिकारी रही। इसने हिंदी साहित्य को दलित जीवन के ऐसे प्रसंगों से परिचित कराया जो पहले पूरी तरह से अनुपस्थित थे। इसने पूरी हिंदी साहित्य का फ्लेवर बदल दिया। हिंदी साहित्य में ये एक प्रकार का नवोन्मेष था। यह कारण नहीं है कि दलित साहित्य को अपने पाठक पैदा करने के लिए कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। यह दलित साहित्य के नएपन के प्रभावात्मकता का कमाल था। एकदम प्रभावित वो किया, और उनको जो सामान्य हिंदी का जो पाठक थे वही पाठक बाद में दलित साहित्य के पाठक हो गए। इस तरह दलित साहित्य ने करीब करीब 35-40 वर्षों का सफर अब तय कर लिया। इतने वर्षों में दलित साहित्य के स्वर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। ये एक चिंता की बात है। आपने जिस क्रम से शुरू किया था 40 साल बाद भी आपके लेखन का स्वर वही है। दलित साहित्य ने दलित समाज के शोषण, उत्पीड़न की पीड़ा को प्रतिरोध में परिवर्तित किया और उसे अभिव्यक्ति दी। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस अभिव्यक्ति में एक समय के बाद अनुभूतियों का दोहराव दिखाई देने लगा। इसके कुछ ठोस कारण समझ में आते हैं। दलित साहित्यकारों ने दलित साहित्य को गैर दलित साहित्यकारों के षड्यंत्र से बचाने के लिए स्वानुभूति की शर्त का कड़ाई से पालन किया। स्वानुभूति की शर्त के कारण साहित्य सृजन के पर काया प्रवेश वाले सिद्धांत को दलित साहित्यकार जबरन नकारते रहे। हमारे यहाँ एक पर काया प्रवेश भी होता है। दूसरे के अनुभव को हम महसूस कर सकते हैं, दूसरे की पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं, उस पीड़ा को हम जी सकते हैं। ये एक सिद्धांत है, भले ही कम लगता हो। लेकिन अब आप इसको बिल्कुल ही नहीं मानते हो तो नतीजा ये हुआ कि स्वानुभूति की शर्त स्वयं उनकी सीमा बन गई। आलोचक जैसे निर्मला जैन ने एक साक्षात्कार में कहा कि दलित साहित्य की सीमा और अनुभूतियों के दोहराव को वो रेखांकित करते हुए कहती है कि रचनाओं के मूल में वर्ग विशेष का स्वानुभूत जीवन प्रस्थान बिंदु की तरह वर्तमान रहता। इन रचनाकारों के पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की भूमिकाएं अनुभव परिदृश्य थोड़े बहुत अंतर से लगभग समान होते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही लेखक की रचनाओं को पढ़ने पर तो दोहराव से गुजरने का एहसास होता ही है। एक लेखक एक ही तरह की कहानी लिखता, अलग अलग रचनाकारों में भी समान धर्म होने के कारण यही स्थिति बनती है। दलित साहित्य के एक और आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी ने भी दलित कहानियों के संदर्भ में एक रसता के मुद्दे को सामने रखा। उनका मानना है कि एकमात्र उत्पीड़न को ही कहानी रचना का उत्प्रेरक मानने की जिद दलित कहानियों को एक रस बना देती है। जिंदगी में उत्पीड़न है, बहुत बुरी बात है और है, लेकिन उस उत्पीड़न के अलावा भी कहानी, दुख के अलावा भी कहानी। और कई बार जो लेखक होता है वो दुख के ऊपर हंसता भी है, उस दुख के साथ में वो खेलता भी है। उसकी जो खिलाड़ी वृत्ति है वो उस एक रस्ता को तोड़ती है।
और इस प्रवृत्ति से जो दलित जीवन के जो दूसरे पक्ष है, दूसरे पहलू है, उन दूसरे पहलुओं की उपेक्षा हो जाती है। जीवन आराम से गुजरता है। मानव जीवन माना कि बहुत दुखी है, बड़ा चिंतित परेशान है, लेकिन मनुष्य अपने इस जीवन से संतुष्ट भी रहता है कहीं न कहीं। उस जीवन का जो मनोरम चित्र है, उस मनोरम चित्र की झांकी हमें दलित साहित्य में भी दिखाई देनी चाहिए, जो नहीं देती। दलित साहित्यकारों की एक ये भी चिंता है कि उन्होंने हमेशा एक मिशनरी अप्रोच से साहित्य सर्जन किया, एक मिशन की तरह, काम की तरह से। और मिशन में, काम में ये होता है कि जो पूर्व निर्धारित मान्यताएं थी, उन्हीं पूर्व निर्धारित मान्यताओं के अनुसार हम आगे चलेंगे। पूर्व निर्धारित मान्यताओं में जैसे एक पूरा गैर दलित समाज दलितों के प्रति षड्यंत्रकारी रहा। अब रचना लिखते समय बहुत बार ऐसा होता है कि जो पूर्व निर्धारित मान्यताएं होती है वो रचना के क्रम में बदल जाती है, जिंदगी के क्रम में बदल जाती, और उस बदलने का भी चित्रण करना चाहिए। और हमेशा से सारा जो गैर दलित समाज है वो इनके अनुसार दलितों के शोषण उत्पीड़न में शामिल रहता। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो पूरा साहित्य, ये एक समझ है, तो पूरा साहित्य दलित बनाम गैर दलित की शक्ल लेता चला गया, और उसमें पूरे गैर दलित समाज के प्रति घृणा, क्रोध और विद्वेष ही मूल कथ्य के रूप में स्थापित होते चले गए। ये सही है कि जातिवादी शोषण, सामाजिक अपमान और अभाव दलित समाज का यथार्थ है, लेकिन इन सब के अलावा जहाँ जीवन है वहाँ रागात्मकता है, आंसुओं और पीड़ा के बीच हंसी ठिठोली और उल्लास भी है। दलित साहित्यकारों की दृष्टि इस तरफ कम ही जाती। संभव है उन्हें इस बात का डर हो कि इससे दलित साहित्य का जो प्रतिरोधी तेवर है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। लेकिन अभी हाल में जो प्रकाशित तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्दैया और मणिकर्णिका, उसमें दलित साहित्य के इस मिशनरी अप्रोच को भंग करती हुई दलित साहित्य के अनुभूति क्षेत्र का वो रचना विस्तार करती है। साहित्य के कालजीवी और कालजयी होने की बड़ी शर्त है नूतन प्रसंगों की उद्भावना। दलित साहित्यकारों को दलित जीवन के ऐसे प्रसंगों को खोजने और खंगालने की जरूरत है जो दलित साहित्य को मोनोटोनस होने से बचा सके, उसे स्थायी महत्व दिला सके। सिर्फ एक रस जीवन में नहीं है, सिर्फ विरोध जीवन में नहीं है, सिर्फ सुख ही जीवन में नहीं है। मनुष्य सुख की लालसा भी करता है, सुख के स्वप्न भी देखता है, उस स्वप्न कई बार यथार्थ की तरह से वो जीता भी है। उन सब की अभिव्यक्ति भी साहित्य में होनी चाहिए, ताकि वो जो एक रस्ता है उस एक रस्ता को भंग किया जा सके। और इस एक रस्ता के कारण जो जीवन जो संपूर्णतः चित्रित होता है वो जीवन भी थोड़ा छोटा हो जाता, वो संपूर्ण नहीं आ पाता। सारे समाज को अगर हम छोड़ भी दें तो दलित जीवन का की भी जो समग्र तस्वीर है वो दलित साहित्य में कितनी आती है और कितनी नहीं आती है, ये एक बहस और विवाद का मुद्दा हो सकता है। इस तरह दलित साहित्य ने दलित मुक्ति की चेतना के विस्तार में निश्चय ही ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं और इन सीमाओं के कुछ अनसुलझे प्रसंग भी है, कई प्रश्न भी है जिन पर दलित साहित्य में एक तरह की सामूहिक चुप्पी है। ऐसे अनसुलझे प्रसंग और अनउत्तरित सवाल दलित साहित्य के अध्ययन को पेचीदा बनाते हैं। ये सवाल दलित साहित्य के अध्येता के लिए भी चुनौती है, क्योंकि इनके उत्तर पाना आसान नहीं, और उत्तर पाए बिना अध्ययन को सही दिशा में आगे बढ़ाना और भी मुश्किल है। और ये माना जाता है कि दलित साहित्य का अध्ययन सिर्फ दलित रचनाकार ही नहीं करेगा, जो गैर दलित लोग हैं, जो सामान्य विद्यार्थी है, जो सामान्य शिक्षक है, जिनको सब जानना होता है, वो भी अध्ययन करते हैं, और उनका भी एक दृष्टिकोण होता है, और वो उनका जो दृष्टिकोण होता है वो भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो आंदोलन धर्मी नहीं, वो समझना चाहते हैं, और जो समझना चाहते हैं उनके लिए सरल तरीके से इन प्रश्नों के जवाब भी दलित साहित्य में आने चाहिए।